हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास के सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन एंड इट्स मेजरमेंट के कुछ टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चंस। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको जो पढ़ाया था MKS एंड CGS यूनिट, उससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था डायमेंशनल फार्मूला के बारे में। आज हम डायमेंशनल फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसके लिए आपको जो लास्ट प्रीवियस वीडियोज़ है वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो हम आज कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम सेकेंड लेक्चर में डायमेंशनल फार्मूला के सिस्टम में हम लोग सीख चुके हैं। तो वो डायमेंशनल फार्मूला किस तरह से फाइंड करते हैं वो चीज़ आपको प्रीवियस वीडियोस में जाके सीखना पड़ेगा। तो आज का वीडियो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। क्लियर है? और इसके क्वेश्चंस जो आज हम कर रहे हैं जनरली JEE नीट में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके स्कूल के एग्ज़ाम में शायद ना भी पूछा जाए, लेकिन आपके बोर्ड के आपका JEE नीट के एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चंस आज जो हम कर रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चंस। डायमेंशनल फार्मूला का यूज़ करके हम लोग किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ये आज हमें सीखना है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड कैपिटल T जिसे हम बोलते हैं, आपने पेंडुलम के बारे में, सिंपल पेंडुलम के बारे में पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए वो डिस्कस करने की ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम दैट इज कैपिटल T इज डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करता है? T डिपेंड्स ऑन लेंथ L, है ना। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? एक रिजिड सपोर्ट में एक स्ट्रिंग होती है जिसकी लेंथ L होता है, और उसमें हम एक बॉब जिसका मास M होता है उसको हम लोग हैंग करते हैं, और फिर उसका ऑसिलेशंस आपने देखा होगा। हम लोग उसका ऑसिलेशंस फाइंड करते थे, उसका टाइम पीरियड फाइंड करते थे कि कितना ऑसिलेशन हो रहा है, एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगता है, 10 ऑसिलेशंस के लिए कितने टाइम लगते हैं। ठीक है, तो ये T जो क्वेश्चन क्या आपका, T डिपेंड्स ऑन लेंथ L, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G, और तीसरी कौन सी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है? एंड थर्ड क्वांटिटी इज मास M। ये तीन क्वांटिटी पे वो डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? फिर से सुनना क्वेश्चन। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैपिटल T डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L, acceleration due to gravity G, and mass of the bob M. Clear? Then find the formula of T using dimensional system और dimensional analysis। डायमेंशन से हम लोग जब फाइंड करते हैं तो हमें किस तरह से टाइम पीरियड मिलेगा, ये क्लियर हुआ आपको? तो हम यहाँ पर टाइम पीरियड फाइंड करेंगे डायमेंशनल फार्मूला का यूज़ करके। डायमेंशनल फार्मूला का यूज़ करके हम जब टाइम पीरियड का फार्मूला फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो सिस्टम है ये किस पे डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है, टाइम पीरियड डिपेंड करता है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है डिपेंड्स, कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जैसे हम पहले पढ़ते थे कि भाई फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, है ना, तो इसका मतलब फोर्स एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, ऐसा हम लोग बता सकते हैं। सो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब किस पे डिपेंड करता है? लेंथ, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G, एंड थर्ड वन इज मास M। लेकिन यहाँ लेंथ G और M की पावर क्या होगी वो हमें नहीं पता, हमने अभी कुछ पढ़ा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी पावर को मैं x रख देता हूँ, G की पावर को मैं y रख देता हूँ, और M की पावर को मैं z रख देता हूँ। क्लियर हो गया? तो ये आपको खाली x y z की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पुट करनी है, आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो कभी भी जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो सिंपली क्या करना है आपको, टाइम पीरियड जो भी क्वांटिटीज गिवन हो, यहाँ कौन सा गिवन है? टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G, एंड मास M।
ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको ये अभी डायरेक्ट एनालिसिस से आपको समझाऊंगा इसको कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, देखो हमने क्या पढ़ा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एंड मास m। और ये तीनों की पावर हमने यहाँ पे a b c लिख दिया, क्योंकि हमें पावर नहीं पता है कि भाई ये l स्क्वायर होगा या g क्यूब होगा या g की पावर 1 होगी, क्या होगी हमें कुछ पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पावर को फाइंड करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, मैं यहाँ पर जब प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो यहाँ एक आएगा कांस्टेंट। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे k इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। फिर क्या लिखेंगे, l रेज टू a, g रेज टू b, m रेज टू c। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये आपको याद रखना है। क्लियर है, ये क्लियर हो गया। ये तो हमारा क्वेश्चन ही था, हमने जो यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ जितनी भी क्वांटिटीज हैं इन सब के डायमेंशनल फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। और डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखना है ये आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर सीख सकते हैं। मैंने वहाँ आपको सिखाया है कि कैसे हम डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करते हैं, और ये सारी क्वांटिटीज़ का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने वहाँ पर लिखा है, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखने वाले हैं। ठीक है, सो हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे पहले टी का। ठीक है, टी क्या है, टाइम पीरियड, टाइम जिसका यूनिट होता है सेकेंड। तो क्या होगा, m0 l0 t1, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है टाइम का। क्लियर हो गया। चलो हम बात करते हैं के तो कांस्टेंट, उसका हमने कोई डायमेंशन नहीं रखा है, वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी हमने यहाँ रखा है। डायमेंशनलेस मतलब उसका यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है, और कोई यूनिट नहीं है तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला भी ये इसका नहीं होगा। ठीक है, तो अब आता है एल। एल मतलब लेंथ हुआ, लेंथ का क्या होगा, m0 l1, ठीक है, t0। फिर आता है g, g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने आपको बताया है ना, लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था g का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, या ऐसा भी बोल सकते हैं मीटर सेकेंड रेज टू -2। तो मीटर मतलब लेंथ होता है, मतलब यह मास कितना है 0, लेंथ की पावर कितनी है 1, टाइम की पावर कितनी है -2। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया आपका स्मॉल g का। अच्छा, कौन सी क्वांटिटी मिली, मास। मास का क्या होगा, m⁻1। क्या यहाँ पे लेंथ और टाइम है, नहीं है, तो l0 एंड t0। तो सारे डायमेंशन फॉर्मूला मैंने यहाँ पे जितनी क्वांटिटीज थी सब लिख दी। अब ये सारे डायमेंशन फॉर्मूला ये जो है इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये इस इक्वेशन के अंदर हम पुट करेंगे। तो कैसे करेंगे, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो होगा क्या यहाँ पे, देखो अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो t की जगह पे ये k तो कांस्टेंट है, l g m, k कांस्टेंट है इसलिए हम k को साइड में रखते हैं अभी। ठीक है, k को साइड में रखो, अभी इससे बाद में हम उसको देखेंगे। तो ऐसा करो, k कांस्टेंट है तो उसको डायमेंशन फॉर्मूला तो कुछ है नहीं, तो उसको हम हटा देंगे। ठीक है, मैंने अभी बोला k डायमेंशनलेस है, वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये डायमेंशनलेस हुआ, तो इसका हम कोई डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे नहीं रखेंगे, अभी इसको साइड में रखते हैं। तो बचा क्या आपके पास, ये जो क्वांटिटीज बची ये बची, ज़रा इन सब का वैल्यूज पुट कर दो। तो t क्या होगा, देखो m0 l0 t1। ओके, अब आता है l। l का क्या है, देख रहे हैं, m0 l1 t0, m0 l1 t0, और l की पावर कितनी है a। क्लियर है। अब आता है g, कितना है, m0 l1 t-2, m0 l1 t-2, और इसकी पावर कितनी है b। अब आता है m कितना है, m1 l0 t0, इसकी पावर कितनी है c। तो हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कैसे होगा, पहले a पावर इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, m⁻0, क्योंकि 0 इंटू a 0, 1 इंटू a तो l⁻a। ठीक है, t 0 इंटू a 0। अब आता है दूसरा क्वांटिटी 0 इंटू b तो m⁻0, 1 इंटू b
तो एल रेज टू बी, -2 इंटू बी तो -2b, -2 इंटू बी दैट इज -2b। ठीक है, अब इधर देखो 1 इंटू सी तो एम रेज टू सी, ये भी 0 ये भी 0 तो 0 इंटू सी तो एल रेज टू 0, 0 इंटू सी एल टी रेज टू 0। क्लियर है? फिर इसको क्या लिखेंगे देखो, m0 l0 t1। अच्छा m m m तीनों मल्टीप्लाई में, ठीक है। और हमने 9th 10th में पढ़ा है कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो m जितने m है ना, उनके पावर्स ऐड कर दो। तो m कितने, ये रहे m रेज टू 0 m रेज टू 0 m रेज टू c, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस c, तो कितना बचेगा ओनली हमारे पास c। अब जरा l की बात करते हैं, l रेज टू a, l रेज टू b, l रेज टू 0, तो मतलब a प्लस b प्लस 0, तो कितना हो जाएगा a प्लस b। t की पावर को देखो, t की पावर जितनी भी है, t बेस सेम, तो सभी t की पावर्स को ऐड कर दो, t रेज टू 0, t रेज टू -2b और t रेज टू 0, तो कितना आएगा -2b। ये हम लोग सिंपल मैथमेटिक्स कर रहे हैं और कुछ नहीं। क्लियर हुआ? तो इसके लिए थोड़ा मैथ्स का आप बेसिक भी याद रखना जो हमने 10th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब देखना ये इक्वल टू है, इक्वल टू का मतलब ये हुआ कि ये जो पार्ट हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, इसको मैं इक्वल कर सकता हूँ। पर इक्वल कैसे, जो m है m को m से कंपेयर कर सकते हैं, है ना। सो कंपेयरिंग पावर्स, ठीक है। तो पहले m को m से ही कंपेयर होगा, ऐसा नहीं कि m को आप l से कंपेयर करो, m को t से, नहीं, हम m को m से करेंगे, l को l से करेंगे, t को t से करेंगे। तो m को m से कंपेयर करो, तो m रेज टू 0 m रेज टू c। क्लियर है? तो बोलो बेस सेम, तो पावर अगर कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू कितनी मिली आपको, c इक्वल टू 0। चलो एक वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे l की पावर को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो l की पावर क्या है देखो, l रेज टू 0 एंड l रेज टू 0 इक्वल टू, यहाँ l क्या है, l रेज टू a प्लस b। तो जरा इसको कंपेयर करो, क्या होगा, देयरफॉर a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 को इक्वल। इसको इक्वेशन नंबर 2 रख देते हैं। ठीक है, अब जरा t की पावर को देखो, एंड t रेज टू 1 और t दूसरी साइड कितना है, t रेज टू -2b। अगर पावर कंपेयर करते हैं सो 1 इक्वल टू -2b, तो बोलो b की वैल्यू कितनी मिली, -1/2। तो आपको देखो यहाँ c मिल गया, यहाँ पर b मिल गया, ये b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, है ना। b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो क्या होगा देखो, तो इसको बोलेंगे पुट b इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 ये रहा, a प्लस b की जगह -1/2 कितना हो जाएगा, a -1/2 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी मिली, 1/2। तो आपको सारी वैल्यूज मिल गई, b की -1/2, a की 1/2, और हमने यहाँ c का भी फाइंड किया था। कितना फाइंड किया था, c फाइंड किया था हम लोगों ने 0। क्लियर है, c की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया था, 0। ठीक है, तो अब ये जो a b c है ना, तो लिखेंगे पुट वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 हमारा काम क्या था, a b c तीनों की वैल्यू को फाइंड करना। तीनों वैल्यू मिल गई, अब ये तीनों वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर t इक्वल टू k तो कांस्टेंट है, l रेज टू a, तो l रेज टू a की वैल्यू कितनी है, 1/2। ठीक है, अब g रेज टू b,
तो g की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, -1/2, ये कितना जाएगा -1/2। m⁻c, c की वैल्यू कितनी है 0, तो m⁻0। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 हो तो आंसर कितना होता है 1 होता है। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी जिसका पावर 0 हो उसका आंसर कितना होगा 1 होगा। मतलब अगर आप x⁻0 लिखते हो तो इसका आंसर कितना होगा 1 होगा। ठीक है, तो इसको याद रखना। तो ये वैल्यू कितनी बन गई, ये तो 1 बन गई। तो यहाँ क्या बचा आपके पास, t = k, है ना, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ l⁻², और ये माइनस है तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ g⁻², इसको डिवाइड में ले जा सकते हैं, और m⁻0 वो तो 1 हो गया। ठीक है, तो और l⁻², जिसकी पावर 1/2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। तो ऐसा लिख सकते हैं k√L/√g। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर t = k√L/g। ये आपके पास वैल्यू मिली। क्लियर हुआ। तो ये हमने यहाँ से टाइम पीरियड का फॉर्मूला फाइंड किया। अगर आपको k की वैल्यू मैं दे दूं, पुट k = 2π, मैंने क्या बोला था, k एक कांस्टेंट वैल्यू लिया है हमने, तो 2π हमने इसकी जगह रखा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे k = 2π रखता हूँ तो क्या आएगा, देखो, तो ये हो जाएगा पुट कांस्टेंट k = 2π, तो ये हो जाएगा t = 2π√L/g। आपने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम में, बराबर। अब आपको ख्याल आ गया होगा कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई हमने k की वैल्यू 2π क्यों लिया, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें k की वैल्यू क्या लेना है क्या नहीं। तो कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, k आप यहाँ तक एग्ज़ाम में सॉल्व करके रखोगे तो भी राइट है। ठीक है, और अगर आपको पता हो कि भाई k क्या लेना है, ठीक है, तो पुट कर दो। अगर आपको याद है कि हाँ चलो k = 2π रखना होता है तो रख दो, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या अगर गिवन हो कि भाई k की वैल्यू यही लेनी है आपको, कुछ भी 2π हो सकता है या जो भी वो लोग दें गिवन, तो जो गिवन हो वो लिखना है। तो आप अगर कुछ गिवन नहीं है, ठीक है, आपको पता भी नहीं है, तो आप यहाँ तक भी रख के छोड़ सकते हो, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, या अगर आपको k की वैल्यू पता है या गिवन है तो जो होगा वो वैल्यू पुट करो तो आपको डायरेक्ट यहाँ आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये हम लोग प्रैक्टिस के लिए ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी की बुक के एग्जाम्पल में दिया हुआ है। लास्ट एग्जाम्पल है चैप्टर नंबर 2 का, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा ही जैसा हमने अभी किया वैसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जीज को हम k से रिप्रेजेंट करो या E से रिप्रेजेंट करो। ठीक है, एनर्जी E। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, देन फाइंड द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस और डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है। तो आपको दिया हुआ है कि भाई एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स है किस पे, मास और वेलोसिटी पे, बॉडी के मास और वेलोसिटी पे। तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड करना है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस और डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आपको तो m का तो वैल्यू पता नहीं है कि भाई m की पावर कितनी होगी, तो हम यहाँ m की पावर यहाँ पे रख देते हैं a, ठीक है, और v की पावर रख देते हैं हम लोग b। v की पावर कितनी है, b। अच्छा ध्यान रखना, आप यहाँ पे x y z भी ले सकते हो, a b c भी ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने यहाँ क्या लिया, m⁻a v⁻b, हमें यहाँ वैल्यू नहीं पता है क्या है। ठीक है, हम यहाँ पर वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे किस तरह से, जैसे हमने लास्ट टाइम फाइंड किया था। सबसे पहले क्या किया हमने, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू मिली जिसको हमने रखा k। मास की पावर a, m⁻a, और वेलोसिटी जिसकी पावर हमने रखी b, इसको रखा हमने इक्वेशन नंबर 1, सिंपल वे, बराबर है।
अब यहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड करना है। डायमेंशनल फॉर्मूला से अब हम ई फाइंड करेंगे पहले तो। बोलो ई मतलब एनर्जी। एनर्जी का यूनिट होता है जूल। मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था, है ना, जूल, जिसको हम और क्या लिखते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। आप प्रीवियस वीडियोस में देखेंगे, मैंने आपको सब समझाया हुआ है। तो बोलो क्या हो जाएगा, केजी मतलब मास, तो m⁻1, यहाँ m की पावर कितनी है, 1 है, ठीक है। यहाँ मीटर, मीटर मतलब लेंथ, कितनी पावर है, 2। सेकंड है, सेकंड का मतलब टाइम, कितनी पावर है, -2। क्लियर है, तो एनर्जी का यूनिट मिल गया। चलो अब बात करते हैं मास। मास का तो पता ही है, m⁻1, लेंथ और टाइम तो 0 है आपके पास। फिर आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट आपको पता है क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, है ना। तो मीटर, तो यहाँ तो मास है नहीं इसलिए m0। मीटर मतलब लेंथ, तो लेंथ की पावर है 1। टाइम मतलब सेकंड, सेकंड की पावर यहाँ कितनी है, -1। तो आपको ये तीनों क्वांटिटीज़ की यूनिट यहाँ पर मिल गई। क्लियर हुआ। के कांस्टेंट है, वो तो डायमेंशनलेस हमने रखा है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला, ये जो सारी वैल्यूज़ है हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, पुट ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। तो कैसे लिखेंगे, देयरफॉर, बोलो ई की जगह पे आ जाएगा ये m1 L2 t-2 इज इक्वल टू, के कॉन्स्टेंट अभी हमने उसको साइड में रखा, ठीक है। चलो फिर आता है m। m का हमने यहाँ पे रखा हुआ कितना, m⁻1 L0 t0, पावर कितनी है इसकी, a, ठीक है। फिर आता है v, वेलोसिटी कितना है, m0 L1 t-1 रेस टू कितना रखा है हमने, स्मॉल b, ठीक है। अब सिंपल, फिर क्या करना है, पावर्स मल्टीप्लाई करो, है ना। तो कैसे करेंगे पावर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा देयरफॉर m1 L2 t-2, ये तो ऐसे ही रखा, यहाँ पावर मल्टीप्लाई करो, ये a इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इंटू a, 0 इंटू a 0, 0 इंटू a 0। सो m की पावर हो जाएगी a और l और t की पावर हो जाएगी कितनी, 0, ठीक है। अब आता है तीसरा, यहाँ पे देखो b⁻0, b इंटू 0 0, b इंटू 1 b, b इंटू -1 -b, तो क्या हो जाएगा, m की पावर 0, l की पावर b, t की पावर -b। क्लियर हुआ। तो इतना हमने पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर से अब बेस अगर सेम तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो m1 L2 t-2, तो बेस किसके किसके सेम है, मास मास, तो पावर क्या है इसको देखो, a+0, तो a+0 कितना होगा, a। अब l को देखो, l, तो 0 + b, b। टाइम को देखो, 0 - b, तो दिस इज -b। क्लियर। तो ये हमने पावर्स भी ऐड कर दिया। अब इसको कंपेयर करते हैं, ये इक्वल टू है, तो इक्वल टू का मतलब दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, तो हम इसकी पावर्स को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग पावर्स क्या हो जाएगा, m को m से करो, तो m⁻1 m⁻a। क्लियर है। तो बोलो a की वैल्यू कितनी मिली आपको, पावर बेस सेम तो पावर कंपेयर कितना होगा, a = 1, बराबर। चलो अब हम करते हैं l को, तो क्या होगा, एंड l⁻2 l⁻b, देखो l⁻2 l⁻b, तो पावर्स कंपेयर किया तो b की वैल्यू कितनी मिली आपको, 2 मिली, ठीक है। टाइम को कंपेयर कर लेते हैं, तो टाइम को कंपेयर करने से t⁻2 t⁻b, तो क्या होगा, -b = -2, तो b की वैल्यू कितनी मिली, 2 मिली, वो तो हमें पहले मिल चुकी है इसलिए ठीक है, तो हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप यहाँ तक भी b की वैल्यू मिल जाती है तो टाइम को कंपेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है फिर, ठीक है। पर कोई बात नहीं, आप उसको शो कर सकते हो। तो एक तरह का आपका वेरीफाई हो जाएगा कि भाई जो वैल्यू आपको यहाँ मिल रही है b की, वही आपको यहाँ भी मिल रही है। क्लियर हो गया। सो a = 1 b = 2, ठीक है। तो क्या करेंगे अब, पुट वैल्यू ऑफ a एंड b, पुट वैल्यू ऑफ a एंड b in equation 1। therefore e = k कांस्टेंट है, m⁻a, a की पावर कितनी है, 1, v⁻b, b की पावर कितनी मिली हमें, b की वैल्यू कितनी मिली, 2,
तो ये क्या मिला, के एम वन वी स्क्वायर, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ के एम वी स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर मिला। के की वैल्यू पता है तो पुट कर दो, नहीं पता है तो जाने दो, गिवन है तो जो गिवन है वो लिख दो, बराबर है। तो मुझे पता है यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, के इक्वल टू 1/2। तो आपको ख्याल आ जाएगा ई इक्वल टू 1/2 mv²। तो आपको अभी तक आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जहाँ जहाँ पढ़ा है वहाँ आपको इतना ख्याल आ चुका होगा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है। तो आपको ये आइडिया आ चुका होगा कि की वैल्यू किस तरह से कंसीडर करनी है। हमें वही फॉर्मूला लेना है, जनरली हमको वही फॉर्मूला डिराइव करने को होता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसलिए जनरली कांस्टेंट की वैल्यू आपको या तो याद होगा या गिवन मिलेगा, और नहीं मिलता है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ तक भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी आपको मिल गया है हाफ mv²। सो एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करते हैं। अब आपको थोड़ा, जब भी मैं तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कर ही रहा हूँ, पर अब मैं ये क्वेश्चन आपको बताऊँगा, पर एक बार आप ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना, उसके बाद आप इसको आप पहले सॉल्व ट्राई करना, ठीक है। क्योंकि क्या है कि जो मेथड मैंने आपको बताया है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो इजी वे में ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है सुनना, डेंसिटी जिसको हम जनरली रो से रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ, डेंसिटी जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डेंसिटी डिपेंड्स ऑन, डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन मास एंड वॉल्यूम। हियर v इज वॉल्यूम, हाँ, नॉट वेलोसिटी, कई लोग इसको वेलोसिटी ले लेते हैं। सो डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन मास एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। देन फाइंड द न्यू फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करके हमें डेंसिटी का फॉर्मूला फाइंड करना है। तो m⁴ लिख दो, v⁵b लिख दो, नहीं पता आपको। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो ये आ जाएगा k m⁴ v⁵b, इक्वेशन नंबर 1। अब सारे का सभी क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला लिख लेते हैं। डेंसिटी क्या होता है मैंने आपको समझाया हुआ है, डेंसिटी का यूनिट होता है kg/m3। तो क्या होगा, kg मतलब मास m1, ये है मीटर मतलब लेंथ, -2, टाइम नहीं है इसलिए 0। फिर आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है यूनिट m3, तो ये हो जाएगा m0, ये मीटर मतलब लेंथ, तो L⁵3 T⁵0। तो लिखेंगे पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा डेंसिटी कितना लिया है हमने m1। अच्छा यहाँ पे मास भी है तो मास का भी लिख देते हैं। मास कितना होता है m1 L0 T0, ठीक है। ऑल वैल्यू m1, डेंसिटी की जगह m1 L-3 T0 इज इक्वल टू k, तो कांस्टेंट जाने दो, m1 L0 T0⁴a। फिर है वॉल्यूम m0 L3 T⁵0 पावर b, ठीक है। अब पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा m1 L-3 T0, ये तो ऐसे ही रखा, इक्वल टू a1 इंटू a, तो दैट इज a, 0 इंटू a 0, 0 इंटू a 0, ठीक है। अब जरा b को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 0 इंटू b 0, 3 इंटू b 3b, 0 इंटू b 0। क्लियर, हमने यहाँ लिख दिया। फिर से देखो, बेस सेम तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो क्या होगा, देयरफॉर यहाँ पे हम पावर्स को देखेंगे तो क्या होगा, पहले तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर m1 L-3 T0। सो पहले m की पावर को देखो, m⁴a m⁴0, तो a + 0 कितना हो जाएगा a। अब l की पावर को देखो, 0 + 3b 3b। अब जरा t की पावर को देखेंगे, 0 + 0 0, तो ये तो 0 है तो कोई मीनिंग नहीं है। अब इक्वल टू है तो क्या करेंगे, पावर्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो कंपेयरिंग पावर्स
क्या होगा, m को m से, m⁻1 इक्वल टू m⁻a। तो a की वैल्यू कितनी मिली मुझे, 1 मिली। पावर को कंपेयर करो देखो, तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। चलो एंड b बोलो, एंड जरा आप l को करेंगे, l⁻³ और यहाँ पे l कितना है, l⁻3b। अब जरा कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 3b, देयरफॉर b इक्वल टू -3/3। तो ये हो जाएगा b की वैल्यू कितनी, -1। क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज है मेरे पास है ना a और b की, देखो t के पावर को कंपेयर करने की जरूरत है ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे t⁻0 तो कोई क्वांटिटी आपको मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू k कॉन्स्टेंट है, बोलो a की पावर कितनी मिली है, 1। वॉल्यूम b की पावर कितनी मिली है, -1। ठीक है, तो इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू k m, ये v -1 है तो मैं इसको नीचे ले जा सकता हूं, तो ये आपको मिल गया डेंसिटी का फॉर्मूला, जो k रो इज इक्वल टू k m/v बराबर है। मैं यहाँ पे कांस्टेंट k ले लेता हूँ 1। ठीक है, तो 1 ले लूँ तो बोलो रो कितना मिल जाएगा मुझे, मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपने डेंसिटी का फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ है, क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम ये डेंसिटी का फॉर्मूला है। जब आप प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो आपको सब ख्याल आ जाएगा, मैंने आपको सब चीज़ करवाई हुई है। ठीक है, तो अब होगा क्या, ये जितने क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं ऐसे ही क्वेश्चंस आप ट्राई करना। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी डाउट निकलता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है आपको, कमेंट बॉक्स में लिखो, मेरा नंबर भी लिखा है वहाँ पर, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है JEE नीट में पूछे जाते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करो करो करो। थैंक यू।